जब तक आपको वो सीरियस बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ईवीएम तो केवल मशीन है। चुनाव आयोग का विरोध क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। चुनाव आयोग को चलाने वाले लोग कौन है? मशीन को नियंत्रण करने वाले लोग कौन है? शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कौन हैं? ये आपको समझना होगा। जब तक आपको शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे हितैषी नहीं है, उनका हित और हमारा हित, बहुजन समाज का हित और एक ब्राह्मण का हित। ब्राह्मण इस देश में अल्पसंख्याक है। अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं कर सकते। अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं कर सकते। मगर आज इस देश में क्या हो रहा है? अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर राज कर रहे हैं। ये पहले हजारों साल से चला, 2-3 हजार साल से चला, मगर संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करने के बाद हमारे देश में ये स्थिति हमारे सामने ये नहीं होनी चाहिए थी। हमें क्या, हमारे लिए जो संविधान निर्माण किया, संविधान निर्माण करने के पीछे क्या उद्देश्य था? हमारा जो उद्देश्य था उसका वन मैन वन वोट वन वैल्यू, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण। मगर हमें दिखाई क्या दिया? 1947 के बाद जो 2-3 हजार साल का जो शासक था, ब्राह्मण 3%, उन्हीं लोगों ने शासन सत्ता पर, उन्हीं लोगों का कब्जा बरकरार है। 1952 के बाद उन्होंने मनी माफिया, मीडिया, इसका सहारा लेते लेते उन्होंने ये कब्जा बरकरार रखा। ये कब्जा बरकरार रखने के बाद जब बहुजन समाज के अंदर बहुजन मूवमेंट का निर्माण होना, मूल निवासी बहुजन समाज का आंदोलन सामाजिक लेवल पर और राजकीय लेवल पर जब हमारा आंदोलन निर्माण हुआ और उसका नतीजा हमें क्या दिखाई देता है? हमें नतीजा ये दिखाई देता है कि बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू होने लगी, बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू होने लगी, तो जो शासक वर्ग है, जो 2000 साल से शासक था, शासक वर्ग जो गैर बराबरी को मानने वाला वर्ग है, वो शासक वर्ग जो असमानता को मानने वाला है, वो शासक वर्ग जो अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहता है, उनको ये लगा कि अगर ये बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया में, हमें दिखाई क्या दिया? बहुजन समाज के लोगों के अंदर राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व निर्माण होने लगा। बहुजन समाज के अंदर पॉलिटिकल लेवल पर नेतृत्व दिखाई देने लगा। इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि 2004 के बाद इसे रोकने के लिए, इसके पहले मनी माफिया मीडिया के माध्यम से, मनी माफिया मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल कंट्रोल को, पॉलिटिकल वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए, कब्जा बनाए रखने के लिए, अल्पसंख्यक लोगों का कब्जा बरकरार रखने के लिए इन्होंने हर तरह के षड्यंत्र का सहारा लिया।
कभी एमपी को खरीदी किया, बहुजन समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को तोड़ा, हजारों समस्या हमारे सामने निर्माण की। आज जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनके सामने हजारों समस्या है, वो समस्या का निर्माता ब्राह्मण और ये ब्राह्मण का जो वर्चस्व है, इस कारण हमारी समस्या आज भी बरकरार है। जो लोग ये व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया? एमएलए खरीदी किया, एमपी खरीदी करने का कोशिश किया। ये सारी प्रक्रिया में उन्होंने इतना सारा सत्यानाश किया और 2004 इतना होने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हो रहा है, आंदोलन से आने वाले समय में आंदोलन से एक ताकत निर्माण होगी, जब ये उनको लगा तो उसके पहले ही उन्होंने क्या किया? ईवीएम लाया। 2004 में जब ईवीएम लाया और ईवीएम से कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, लोकसभा का चुनाव जीता। ईवीएम में धांधली करके फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने घोटाला करके, लोकसभा के चुनाव में घोटाला करके कांग्रेस ने फायदा उठाया। दूसरी बार 2009 में भी कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके फायदा उठाया। ये सारे एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, हमारे पास सबूत है, सबूत के साथ ये बात हम लोग बोल रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके पास, उन्होंने 2004 में मदुरई से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और 2004 में 1500 बूथ में से 500 बूथ पर उनको या तो 1 वोट या तो 2 वोट या तो 0 वोट मिले 500 बूथ में। तब जाके सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में इलेक्शन लड़ा नहीं और वो इलेक्शन कमीशन के विरोध में बोलते रहे। 2009 में इलेक्शन कमीशन के विरोध में पब्लिक स्टेटमेंट दिया। जब पब्लिक स्टेटमेंट दिया तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने उनको कहा कि आप हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आओ, आपकी टीम को लेके आओ। सुब्रमण्यम स्वामी, हरिप्रसाद, जीवीएल नरसिम्हा राव और उनकी टीम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में दिल्ली में ECIL जो पब्लिक सेक्टर है, ईवीएम बनाने वाली कंपनी, उसके लोग, BEL जो कि बेंगलोर की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ईवीएम बनाने वाली कंपनी, उनके लोग, इनके सामने इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ईवीएम रखा। ईवीएम रखने के बाद हरिप्रसाद ने वो ईवीएम खोला। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूं, ये बहुत सीरियस मामला है। आप लोगों को ये बात अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी के सामने इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जो सवाल, जो ईवीएम के बारे में हैक करने के लिए एक्सपर्ट टीम सुब्रमण्यम स्वामी लेके गए थे, उनके सामने ईवीएम मशीन को रखा। हरिप्रसाद ने वो मशीन खोला। खोलने के बाद हरिप्रसाद ने कहा कि ये ईवीएम मशीन, मुझे ऐसा लगता था कि ये ईवीएम मशीन मैं एक वीक के अंदर हैक कर सकता हूं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अभी ये मशीन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईवीएम मशीन मैं आज ही इसको हैक कर सकता हूं। जैसे ही हरिप्रसाद ने ये बात कही तो चुनाव आयोग के लोगों ने
ईसीआईएल के लोगों ने, बीईएल के लोगों ने ये जो पेटेंट है, पेटेंट के बारे में बात करके, सीक्रेसी की बात करके, उनको इलेक्शन कमीशन के लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी को वहां से भगाया। आपको अंदाजा आएगा इस बात का कि जो एक्सपर्ट आदमी ईवीएम को हैक करने के लिए वहां गया था और उनको ये कहा कि ये मशीन, इसका पेटेंट है, पेटेंट के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा और पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने आपको क्या कुछ ऐसा लेटर लिखा है पेटेंट के लिए? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लेटर आया था, मगर हमने कुछ क्लैरिफिकेशन पूछा। क्लैरिफिकेशन पूछने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको ये अंदाजा आ सकता है कि ये जो मशीन है, ये सारे सबूत लेके चुनाव आयोग के सामने जो ये घटना घटी, इसके सारे सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनके केस को डिसमिस किया। इसका मतलब हाई कोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। जजमेंट क्या दिया? विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 2013 को जजमेंट दिया, मगर इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जो है, उनके ही पार्ट एंड पार्सल है, उनके ही लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी रूलिंग पार्टी के लोग हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, तो शासक जाति के लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया? 2014 में वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के तहत वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, मगर कितना लगाया? 0.33%। इसका मतलब 2004 में ईवीएम से घोटाला हुआ, 2009 में ईवीएम से घोटाला हुआ, 2014 में क्या किया? केवल 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया। इसका मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया। जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, आप लोगों को ताज्जुब लगेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जिस इलेक्शन से चुनाव हुआ था, वो सारी के सारी ईवीएम की मशीन्स, सारे के सारे मशीन्स कबाड़ घोषित किए। 1 महीने के अंदर जिसमें सबूत था, ये सारे के सारे मशीन्स कबाड़ घोषित किए। 2019 में क्या हुआ? 2019 में भी, पहले तो मैंने आपको बताया 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, और 2014 में बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। 2019 में भी बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। ये दोनों ने, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। ये दोनों का सीक्रेट पैक्ट हुआ, सीक्रेट डील हुआ। ये गुप्त समझौता के तहत ये लोग रूल कर रहे हैं देश में। ये सारा हमें लोगों को बताने की जरूरत है। 2019 में क्या हुआ? 2019 में पूरे इंडिया में मेश्राम साहब के वजह से, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये केस इलेक्शन कमीशन के विरोध में डाला और उसकी वजह से क्या हुआ, 24 अप्रैल 2017 को 100% वीवीपीएटी के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट देने के बावजूद भी क्या हुआ, जजमेंट दिया मगर यहां पर आपको पैम्फलेट में लिखा हुआ मिलेगा कि वीवीपीएटी मशीन का 100% मिलान नहीं किया गया, वेरिफिकेशन नहीं किया गया। इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल वेरिफिकेशन वेरीफाई होना चाहिए था। अभी 2019 का मैं 2-3 मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। 2019 में जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, आप लोगों को यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है और इसमें ईडी, आईबी, सीबीआई ये सारे लोग शामिल है। पूरे की पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है ये सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये धोखाधड़ी के पीछे उनका हाथ है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो 2019 में क्या हुआ, 23 मई 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश किया। रिजल्ट कितना पब्लिश किया, केवल 4 पेज का रिजल्ट पब्लिश किया। मतलब 7 पेज का रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए था, केवल 4 पेज का रिजल्ट पब्लिश किया। 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया। उसमें भी 373 सीट में लगभग 220 सीट्स पर पोल वोट से ज्यादा वोट, 153 सीट्स पे कम वोट। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1 जून को इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे लिखा गया है, प्रेस नोट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि हम ये रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। कौन सा रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। केवल प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश किया। 1 जून को केवल प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश किया। आज तक आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, आज तक ऑथेंटिक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। और ये बहुत सारी धोखेबाजी को सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस है। इसको छुपाने के लिए 4 महीने में इलेक्शन कमीशन के द्वारा सारे के सारे वीवीपीएटी जो पर्ची होती है, जो रिसीट आती है, वो सारे के सारे पर्ची को 4 महीने में डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। ये इलेक्शन कमीशन ने काम किया। ये हमारे वोटों की चोरी, जिसके पास वोट नहीं होता है वो वोटों की चोरी करता है, जिसके पास नोट नहीं होता है वो नोटों की चोरी करता है। केरला में अभी 4 दिन पहले एक पेपर में न्यूज आया, 5 साल के बाद एक बंदे को जो रोटी चोरी किया, केरला में पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में रोटी चोरी किया, इसकी वजह से 13 लोगों ने उसकी हत्या की। रोटी चोरी करने वाले एक इंसान की 13 लोगों ने मिलकर हत्या की। हमारा वोट चोरी कर रहे हैं, हमारा वोट चोरी कर रहे हैं। रोटी चोरी करने वाले की हत्या 13 लोगों ने मिलकर की, हमारा तो वोट चोरी कर रहे हैं। और वोट चोरी करके क्या कर रहे हैं, सत्ता में बैठकर हमारे खिलाफ,
हमारे खिलाफ सारी व्यवस्था बना रहे हैं, हमारे अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को समझनी होगी और इस बात को समझकर आज के तारीख में वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी वजह से संविधान खतरे में है, उनकी वजह से देश खतरे में है, उनकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। और ये लोग, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता के समझाना चाहता हूं, एक छोटी से एक उदाहरण से। जब जॉर्ज फर्नांडिस अमेरिका में गए, अमेरिका में उनको जॉर्ज फर्नांडिस एज ए डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस अमेरिका में गए। अमेरिका के लोगों ने उनको, सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पर नंगा करके चेक किया। जॉर्ज फर्नांडिस को नंगा करके चेक किया। वहां से जॉर्ज फर्नांडिस ने फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल जी मुझे यहाँ पर इन लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने नंगा करके चेक किया, मैं रक्षा मंत्री हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया, अरे भाई तू तो रक्षा मंत्री है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, फिर भी मुझे नंगा करके चेक करते हैं। आप लोगों को, जो लोग हमारे ऊपर यहाँ इंडिया में रूल कर रहे हैं, उनको बाहर के जो लोग हैं, अमेरिका के लोग जो है, उनको नंगा करके चेक कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये शासक जो है, ये शासक अल्पसंख्यक है, ये विदेशी है। 2000 साल पहले भी ये विदेशी था, आज भी ये विदेशी है। 2000 साल पहले भी है, 2000 साल पहले भी ये अल्पसंख्यक था, आज भी ये अल्पसंख्यक है। इसलिए आप लोगों को जगना होगा, आप लोगों को इनके षड्यंत्र से बाहर आना होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही इसी कड़ी में मैं माननीय चाँद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आरंभ की गई। ये परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में 21 मार्च 2023 को वाराणसी से आरंभ की गई और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में होते हुए आज अंबेडकर नगर जनपद में आपके बीच में ये ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पहुंची है। साथियों, इस देश में ईवीएम से घोटाले करके या ईवीएम में षड्यंत्र और साजिशें करके इस देश के मूल निवासी बहुजनों के वोट पर और वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य करने के लिए, उसे जीरो बनाने के लिए, प्रभावहीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल पिछले 2 दशक से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर हम बात करें, दुनिया के जिन विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किया, आज वे सभी विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, वोट के लिए या वोटिंग प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सबसे पहले दुनिया में नीदरलैंड नाम के देश ने ईवीएम का इस्तेमाल किया, लेकिन ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संभव नहीं हो पाता। ये बात नीदरलैंड के लोगों को, वहां के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरों को, वहां के विद्वान लोगों को जब ये बातें समझ में आई तो 2006 में नीदरलैंड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूर्णतया अपने देश में
चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल लाने के लिए पाबंदी लगाई। 2009 में भारत से कई गुना आगे टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी देश है, और जर्मनी में जो शासक वर्ग लोग थे, सत्ताधारी जो लोग थे, जो रूलिंग पार्टी थी, उनके जरिए लगातार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा वहां के चुनाव में। लेकिन ईवीएम के जरिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं हो पाता, इसलिए 2009 में जून महीने में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेकर नागरिकों के वोट के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और वोट के अधिकारों को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर किया। इस तरह से अगर हम बात करें तो आज दुनिया में 195 देश लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आते हैं, दर्जे में शामिल हैं, लेकिन 195 देशों में जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने देश में राजपाट शासन और चुनाव की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो 195 लोकतांत्रिक देशों में मात्र 31 देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किया जाता है। बाकी शेष जो लोकतांत्रिक देश हैं वो अपने यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया के अलग अलग देशों में जब ये बातें वहां के सुप्रीम कोर्ट और वहां के प्रजा के द्वारा ये बातें लोगों के अंदर आई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है, और कई देशों में ईवीएम को लेकर अभी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। उसका उदाहरण है ब्राजील में अभी व्यापक आंदोलन हुआ, और व्यापक आंदोलन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हुआ। हमारे देश से सटा हुआ देश बांग्लादेश है। 6 अप्रैल 2023 को अभी बांग्लादेश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूर्णतया अपने यहां चुनाव में इस्तेमाल को लेकर पाबंदी लगाई। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने पिछले 2 दशक में ऐसे लोगों को सत्ता में पहुंचाने का काम किया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान और इस देश के मूल निवासी बहुजनों का जो अधिकारों का दस्तावेज है, और उस अधिकार को खत्म करने के लिए लगातार पिछले 2 दशक से ईवीएम से चुनकर आई सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ये बातें ताजुब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के याचिका पर जजमेंट देते हुए, फैसला सुनाते हुए ये बातें लिखी जजमेंट में। उस समय सदाशिवम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये बातें लिखी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संभव नहीं है। जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं हो सकता भारत में, तो चुनाव आयोग भारत की स्वायत्त संस्था है, संविधान के अंदर उसे स्वायत्त मान्यता हासिल है, निष्पक्ष होकर उसे चुनाव कराने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को अमल में लाना चाहिए। लेकिन इस देश में जो आज व्यवस्था पर काबिज लोग हैं वो 3.5% लोग हैं, और 3.5% लोगों की ही रूलिंग पार्टियां आज अस्तित्व में है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए और चुनाव में जो ईवीएम के जरिए घोटाले हो रहे हैं उसको बदलने के लिए आज भी निर्वाचन आयोग तैयार नहीं है। इसलिए जब 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट आया, इतना बड़ा फैसला आया, लेकिन इस देश के नागरिकों को, इस देश के प्रजा को, इस देश की जनता को इस बारे में जानकारी नहीं मिली कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाले करके इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के वोटों पर डाका डालने की प्रक्रिया पिछले 2 दशक से कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर कर रहे हैं। ये बातें इस देश के मीडिया को बताना चाहिए था, लेकिन इस देश की मीडिया ने इस पर एक भी लाइन खबरें नहीं निकाली। इसलिए मैं कहा करता हूं
कि सच जब तक जूता पहन रहा होता है, सच जब तक जूता पहन रहा होता है, अफवाहें और झूठ दुनिया का आधा सफर तय कर लेती है। आज भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, एंटी नेशनल मीडिया है, आज इस देश में अफवाहें फैलाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और पूरा अपनी ताकत और शक्ति लगाकर इस देश के मूल निवासी बहुजनों को मिसगाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन इस देश में, इस देश के मूल निवासी बहुजनों पर, उनके वोटों पर डाका डालने वाले जो खुलासे हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, उसको बताने के लिए इस देश में तैयार नहीं है। लेकिन हमें बेहद फक्र है, हमारे बीच में मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत अस्तित्व में है, वजूद में है और पूरे देश के बहुजनों को जागृत कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जब तक हमारे बीच में मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आज वोट हमारे आने वाली नस्लों के भविष्य को समाप्त करने का, हमारे लोगों के अस्तित्व को समाप्त करने का काम कर रही है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को और इस देश के लोकतंत्र और इस देश की एकता और अखंडता और इस देश के संविधान को और उसके संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ईवीएम पर पाबंदी नहीं लगाता, ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं अपनाता, तो 2024 में हम 15 लाख ईवीएम मशीनें फोड़ेंगे। ये ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने कहा। इसलिए साथियों, ये जो लड़ाई है, इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम संगठित होना होगा। संगठित होने के लिए हमें अलग से कोई रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। इस धरा पे समय समय पे संतों और गुरुओं का आना हुआ, महापुरुषों का आना हुआ। उन्होंने बिखरे हुए समाज को एकजुट करने का काम किया, मुत्तहिद करने का काम किया। वही तरीका हमें अपनाने की जरूरत है। महान संत कबीर ने इस संदर्भ में एक बात कही, समाज को एकजुट करने के संदर्भ में एक दोहा कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। हम सभी लोग एक माँ बाप की औलाद है और आज डीएनए ने साबित कर दिया भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है। हम लोग इस देश के मूल निवासी है। सारे मूल निवासियों को संगठित होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमें ये समझने की जरूरत है, चंद मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर कैसे राज कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है, एक उदाहरण मैं देता हूं इस संदर्भ में कि सोए हुए हाथी से जागती हुई छोटी सी चींटी ज्यादा ताकतवर होती है। 3.5% लोग जागृत है। उनका मकसद क्या है ये जानते हैं, वो करना क्या है ये जानते हैं वो। इसलिए सोए हुए हाथी से ये चींटी जैसा जो समाज है 3.5% यूरेशियन लोगों का, ये जागृत है। और आज ये 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज है, हाथी जैसा समाज है, ये जागृत नहीं है। जागृत अगर होगा तो शक्ति का निर्माण होगा, और जब शक्ति का निर्माण होगा तो व्यवस्था
व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमारे लोगों को सतत प्रयास करने की जरूरत है, निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। इस दिशा में आप लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा जो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत भर में चल रही है, इसे सफल बनाने के लिए तन धन के साथ सहयोग करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने से पहले साथियों इस आंदोलन को चलाने के लिए ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है 365 दिन के लिए, ये परिवर्तन यात्रा चलाने के लिए माननीय आदर्श जी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से वो साहब को 800 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। माननीय मेवालाल गौतम जी आप 500 रुपए भेंट करना चाहते हैं। माननीय श्री राम शांति जी बसड़ा से आप लोग साहब को 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, आप लोग आ जाए। और माननीय पूनम अशोदिया वाइफ ऑफ जनजीत कुमार और उनके बच्ची और बेटा और बेटी अभिनव प्रताप नागवंशी और आराध्या नागवंशी आपके द्वारा साहब को 15,000 रुपए का चेक है, क्योंकि साथियों माननीय अभिनव प्रताप नागवंशी और आराध्या नागवंशी का उनका जन्मदिन है, वो जन्मदिन का पैसा बचाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करना चाहते हैं। तो मैं साथियों जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 365 दिन ये आंदोलन चले, तो साथियों ये समाज से लेकर हम लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि देते हैं और ये आंदोलन चला रहे हैं। तो जो भी साथी देना चाहते हैं वो आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करे। माननीय अजय कुमार जी, माननीय फिरतूराव जी और माननीय जितेंद्र कुमार जी 1000 रुपए का माला पहनाना चाहते हैं। तो जो भी साथी आना चाहते हैं वो साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि और माननीय सोनू कुमार जी 500 रुपए साहब को देना चाहते हैं। माननीय यादराम जी 500 रुपए साहब को देना चाहते हैं। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए माननीय रामज भारती जी 500 रुपए साहब को देना चाहते हैं। माननीय उपेंद्र कुमार जी साहब को 500 रुपए देना चाहते हैं। तो जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, आप साथियों 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं जाते रहिए। क्या नाम है? ठीक। माननीय विजय आनंद और ब्रिजराज जी 5000 रुपए का चेक साहब को देना चाहते हैं। और साथ ही साथियों माननीय पिंटू प्रधान जी साहब को 5000 रुपए देना चाहते हैं चेक देना, तो उनको निवेदन करता हूं आप आ जाए और साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। माननीय मेवालाल गौतम जी साहब को 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। माननीय विजय बहादुर जी साहब को 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। साथियों जो भी साथी आकर के इस आंदोलन को चलाने के लिए, साथियों ये आंदोलन हम लोग 365 दिन चला रहे हैं और ये आंदोलन हम समाज के भरोसे पर समाज के सहयोग से चला रहे हैं। तो जो भी साथी हमारी माताएं बहनें भी जो भी 100, 50, 10, 20, 50 जो देना चाहते हैं वो जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 50, 200, 500, 1000 सहयोग करना चाहते हो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। साथियों ये ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा साथियों हम लोग चला रहे हैं। ये साथियों जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं वो जन आंदोलन निर्माण जाते रहिए। जो भी साथी जाना चाह रहे हैं वो लोग साथी आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। माननीय विजय आनंद सर अगर है तो आप आ जाए, ये 5000 का चेक आपको देना है साहब को। डॉक्टर चंद्रशेखर निषाद सर 500 रुपए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें।
माननीय देवराज वर्मा जी 1000 रुपए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं। आप आए और साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए साथियों, इसके बाद हम लोग अभी एक गीत जागृति गीत सुनेंगे माननीय सुरजीत गौतम जी के द्वारा। फिर उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। तो जो भी साथी एडवोकेट ओपी निगम जी 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। अच्छा, और माननीय शीला देवी वाइफ ऑफ डॉक्टर नंदलाल सर के द्वारा 5000 रुपए की जन आंदोलन निर्माण निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट कर रही हैं। माननीय शीला देवी वाइफ ऑफ डॉक्टर नंदलाल सर, आप 5000 रुपए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रही है। माननीय अभिषेक रमन जी, इंजीनियर अभिषेक रमन जी 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। तो जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर भेंट करते रहे। और माननीय सुरजीत गौतम जी को निवेदन करता हूं, आप अपने जागृति गीत प्रस्तुत करें। माननीय सुरजीत गौतम जी, आप अपनी जागृति गीत ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट में। माननीय रामचंद्र 100 रुपए। माननीय मयंक जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाह रहे हैं, आप शुरू करें। जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाह रहे हैं वो आते रहे और ये गीत चलता रहेगा, जागृति गीत चलता रहेगा। तो जो लोग आना चाह रहे हैं वो लोग आते रहे, साहब को ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। जो भी साथी है हेलो, थोड़ी देर टाइट करो। हेलो हेलो, जो साथी रोड पर खड़े हैं वो सभी लोगों को कुर्सियों पर बैठ जाएं। साथियों, अब ज्यादा देर कार्यक्रम नहीं चलेगा, आप लोग कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप अपने गीत को जारी रखें साथियों। हेलो, संबोधन नहीं करूंगा, डायरेक्ट गीत ही गीत आप सबके समक्ष रखूंगा। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के सर का कफन बेच देंगे, बहुजनों के सिपाही अगर सो गए तो वतन के लुटेरे वतन बेच देंगे। आधियों से उनकी बहार छीन लो, मांगने से मिले न वो अधिकार छीन लो, खतरे में पड़ गया है स्वाभिमान देश का, गीत है भैया, बीच में म्यूजिक न दिया, डायरेक्ट गाना गाया। वक्त आया है, वक्त आया है, चलो हाथ बढ़ाया जाए, वक्त आया है, चलो हाथ बढ़ाया जाए,
अध्यक्ष बामशिफ बड़े भैया धर्मशील मास्टर साहब और राजू अम्बेडकर जी की तरफ से दोनों लोगों की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। सादर के अभिनंदन करते हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर चुनाव ईवीएम से कराए तो, अगर चुनाव ईवीएम से कराते हैं तो, अगर चुनाव ईवीएम से कराते हैं तो चल के बूथों पे ईवीएम को जलाया जाए, चल के बूथों पे ईवीएम को जलाया जाए। श्री डॉक्टर नंदलाल जी 100 रुपया और बड़े भैया श्री जावेद अहमद जी ने 100 रुपया दिया है। दोनों लोगों के सादर जय भीम करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो रहे गहरी नींद में जो सभी नेता है, सो रहे नेता सभी गहरी नींद में जो नेता हर दल के, सो रहे नेता
धन्यवाद माननीय सुरजीत भारती जी। आपने समसामयिक मुद्दों पर एक ओजपूर्ण गीत लिख करके लोगों को जागृत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरे साथियों, आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जो रोड पर टहल रहे हैं, आप लोग बस केवल 10 मिनट का समय और दीजिए, आप सामने कुर्सियों पर बैठ जाइए, क्योंकि अब वक्त हो चुका है जिसके लिए हम लोग सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अध्यक्षीय प्रबोधन का। आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा जी को मैं इन 4 लाइनों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। रामसुरेश वर्मा जी से कहते हैं, ये नाता दुश्मनों से कभी तोड़ेंगे नहीं। साथियों, ये नाता दुश्मनों से कभी जोड़ेंगे नहीं। कर लिया है पक्का इरादा, रुख अपना अब मोड़ेंगे नहीं। अरे जिस ईवीएम ने हमें हमारे वोट के अधिकार को शून्य किया, कसम है दोस्तों, इसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय चौधरी रामसुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम किसान पुत्र, दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिया महामानव गौतम, किसान प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, शिक्षा के अग्रदूत, किसानों के असली नेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सहित संत कबीरदास जी, रविदास जी, सभी संतों महापुरुषों सहित आज के मंचासीन, उद्घाटक, चीफ गेस्ट, असिस्टेंट गेस्ट, जितने भी हमारे मंचासीन सम्मानित है, सामने बैठे हुए कमेरा सर्वशील मूल निवासी परिवार जनों सहित आज इस कार्यक्रम को प्रोटोकॉल पुल से साथ साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मी के लोगों, मीडिया कर्मी के लोगों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो सामने सोशल मीडिया, जो 38 इलेक्ट्रॉनिक रखेल मीडिया है अडानी अंबानी का जानलेवा सोशल मीडिया सहित सारे लोग जहां तक हमारी आवाज सुन रहे हैं, सबको क्रांतिकारी अभिवादन। जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, काफी देर से आप लोग इस कार्यक्रम को सुबह 10 बजे से एक कलवारी टांडा पुल से आप लोगों ने स्वागत जगह जगह पर किया और तमाम बाजारों में पद यात्रा करके इस ईवीएम मशीन हटाने का संदेश देश ही नहीं दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों ने साथ सहयोग करके दिया। अंबेडकर नगर, ये पुरानी तहसील तिराहे से 3.5 किलोमीटर के लगभग हमारे साथियों ने पैदल चल करके आप लोगों के बीच में आया। धन्य है वामन मेश्राम साहब, आपने तो 20 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2015 से आप सहित आपके वीर सैनिक रोड पर उतर करके 20 जनवरी 2015 से संघर्ष कर रहे हैं ईवीएम मशीन हटाने के लिए। और आपने कंटेम्प्ट को 8 अक्टूबर 2013 को जो प्रथम याची सुप्रीम कोर्ट में ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के सदस्य थे, 7 महीना पहले कार्यक्रम खत्म हो गया। उन्होंने पहली याचना किया था, उनके याचना पर 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। 2014 में संपूर्ण बूथों पर
जो ईवीएम मशीन लगेगी, ईवीएम लगेगी, उसमें वीवीपैट लगेगा, ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया था। लेकिन चूड़ा लगाने वाला आप लोगों के वोट का अधिकार देने वाला चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी से 2014 में आपके वोटों पर डाका डलवाया। ये मीडिया कर्मी चुप, ब्यूरोक्रेसी के लोग चुप, ये नेता नगरी चुप, ये सारे के सारे लोग चुप हो गए। लेकिन भारत मुक्त मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा चुप नहीं बैठा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने किसान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा शेरे दिल वामन मेश्राम साहब के नियंत्रण में निरंतर 11 नवंबर 2019 से चला रहा। यही से यात्रा शुरू हुआ था। बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर 500 फोर्स लगाकर रोकने की कोशिश किए थे। उस समय सीओ सिटी धर्मेंद्र सचान थे, दुबे जी एसडीएम थे। साथियों, रोकने की कोशिश किए, रुका नहीं आता। ये बहुत ही बड़ा काम आप लोगों के साथ सहयोग से हो रहा है। और आगे अभी ईवीएम मशीन 2024 में नहीं रहेगी। यदि 31 दिसंबर 2023 तक ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग नहीं हटाता है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता है, या 100% पर्ची जो वीवीपैट से निकलने वाली है, जिसको लगवाने के लिए 1 फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तीसरा, मेश्राम साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिए, जिसके वजह से डर करके ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने बताया चुनाव आयोग वीवीपैट लगवा दो, नहीं तो ये वोट का घोटाला, लोकतंत्र का घोटाला, लोकतंत्र का घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला, इतिहास के घोटाला से कम का घोटाला नहीं है। इसका एक ही सजा है, सजाए मौत। चुनाव आयुक्त को मौत की सजा होगी भविष्य में। और ये जो ईवीएम मशीन से नाजायज चुनवा रहे हैं, सजाए मौत होगा। लोकतंत्र द्रोही, देशद्रोही, संविधान द्रोही, देशद्रोही होता है। तब मोदी जी ने 3,567 करोड़ रुपया वामन मेश्राम साहब के रिट पिटीशन पर ये दिया। वामन मेश्राम साहब ने ऐतिहासिक फैसला जीता था। साथियों, गुजरात मॉडल, चोरों का मॉडल, 4.6%। भारत में टैक्स से कितना गुजरात भरता है? 4.6%। महाराष्ट्र कितना भरता है? 38.4%। तमिलनाडु कितना भरता है? 23%। और भारत का गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे कम टैक्स भरता है, रंगा बिल्ला का प्रदेश है। अमित शाह मोदी रंगा बिल्ला का प्रदेश है, वहां चोरी टैक्स का होता है। गुजरात मॉडल पर चलते हैं, किसानों के साथ चोरी, मजदूरों के साथ चोरी। 2004 से सरकारी नौकरी करने वालों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना बड़ा बदमाशी करके गए, इतना भयंकर बदमाशी करके गए, पुराने पेंशन समाप्त कर दिए। ये 5 साल के लिए घोटाले से, ईवीएम मशीन के घोटाले से चुने जाने वाले सांसद विधायक, इससे मुख्यमंत्रियां बनते हैं, मंत्रियां बनते हैं, प्रधानमंत्रियां बनते हैं। ये लोग 5 साल घटिया सेवा करके 4 लाख रुपए तक के पेंशन ले रहे हैं। किसानों को क्या दे रहे हैं? टेंशन। मजदूरों को क्या दे रहे हैं? टेंशन।
और सरकारी कर्मचारी 2000 जो 4 से देश के लिए 60 वर्ष की उम्र तक सेवा देते हैं, उन्हें भी टेंशन, सारे लोगों को टेंशन, और खुद लेते हैं नालायक लोग जो ईवीएम से चुने गए हैं टेंशन। समझ रहे हो बात को? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आज किसान दुखी है, ईवीएम मशीन की जो संघ की सरकार चल रही है, ये भाजपा कांग्रेस यूपीए एनडीए की दलाल भड़ुओं की ईवीएम से चुनी गई सरकार चल रही है। तो जानते हो क्या करना होगा? आने वाले समय में इनका बंदोबस्त करना होगा। किसान क्या करता है? खूनी साढ़ भैंसों को जोत नाथ करके, काबू में करके ये जोत लेता है। तो जो ये ईवीएम मशीन के घोटाले वाले हैं, तो ये इधर 15 लाख महिलाएं बैठी है। ये 18 तारीख को लखनऊ के हज हाउस में राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। पूरे भारत से महिला आई थी। उन्होंने कहा था 15 लाख बूथों पर तोड़ेंगे। ये 20 सितंबर को यवतमाल का उमरखेड़ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जनाब वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में हुआ था। तो साथियों, वहां हमारे लोग जो थे उन्होंने कहा 6 लाख गांव में हम किसान को तैयार करेंगे और 15 लाख ईवीएम से 2024 के चुनाव के दिन तोड़ेंगे। किसानों ने किया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जब तक पढ़ता है वो स्टूडेंट और विद्यार्थी होता है, और 18 साल की उम्र पार करके 24-25 तक मेहनत करता है। ये साथियों, ये तैयारी करता है, और ये जो ईवीएम की चुनी गई नाजायज सरकार है, ये अवसर नहीं देती। मेरिट नाम की मेरिट नहीं होती है, मेरिट नाम की मेरिट नहीं होती है, अवसर ही मेरिट होता है जिसका अवसर छीना जाए। इतना बड़ा आंदोलन होगा अभी 30 अप्रैल को जाति आधारित गिनती को लेकर। कुकुर की गिनती कराते, पालतू फालतू कुत्ते की गिनती कराते, गधे शासक वर्ग, गधे शासक वर्ग, गधे की गिनती जैसे जानवर, गधे जैसे जानवर की गिनती कराते हैं, घोड़ों की गिनती कराते हैं, गाय बैल भैंस की गिनती कराते हैं, शेरों की गिनती कराते हैं, लेकिन वो भी सी इंसान है, अन्य पिछड़ी जात का भी बंदा इंसान है, उसकी गिनती नहीं कराते हैं। साथियों, संदेश देना चाहता हूं, माननीय चौधरी विकास पटेल के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है जाति आधारित गिनती को लेकर। तो साथियों, 2 चरण पूरा हो, 30 मार्च पूरा हो गया। 573 जिलों पर ये डीएम के माध्यम से ज्ञापन गया है राष्ट्रपति को। दूसरा 5 अप्रैल को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन गया है, और तीसरा 17 अप्रैल 2023 को, याद कर लो, 17 अप्रैल 2023 पे भारत के 573 जिलों पे इससे भी बड़ा विशाल रैली प्रदर्शन में शामिल होने का आज चौधरी विकास के तरफ से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा गांव-गांव में तैयारी कर रहा है। अभी अम्बेडकर नगर में 7 मई तक किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम मशीन हमारी गुजरेगी। 600 से 700 गांव में जाएगी, 150 से 200 मीटिंग हर गांव में, गोष्ठी संगोष्ठी नुक्कड़ सफा बाजारों में लेंगे। आप लोगों को आज से ही तैयारी में लग जाना होगा। साथियों, आधा % जमीन ईवीएम मशीन के घोटाले की वजह से अनुसूचित जात के पास है, आधा % जमीन अनुसूचित जनजात के पास है, 1%
जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाइयों के पास है 94% में। अभी तो भैया 2% हुआ, 4% ओबीसी के पास है, 6% जमीन हम 91% के पास है। और ये ब्राह्मणों के जो लटकन बैगन है ब्राह्मण सहित मिलाकर के 94% जमीन उनके पास है। तो हमने स्लोगन लिया, तुम मुझे मुट्ठी भरा लाख एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे, छिनवा लेंगे भारत की अमर्यादित जमीन। इसके लिए आज से आप लोग संकल्प लो। ये जो 11 अप्रैल से टांडा क्षेत्र में कम से कम 150 से 200 गांव में जाएंगे। हर गांव से कम 1 कुंटल गेहूं जो प्लस सीजन है, हर घर से 1 किलो, हर घर से 5 किलो जो भी देना चाहते हैं, शेयर पर हिस्सेदारी है। अगर वास्तव में किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, ये मूल निवासी का भारत बनाना चाहते हो तो आपको साथ सहयोग देना होगा। अभी हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को परेशान करके रख दिए हैं, शिक्षकों को इतना परेशान कर दिया है, उनका जो करंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सत्यानाश करने वाली है। इसके लिए भी हम अम्बेडकर नगर में बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जो हमारे कर्मचारी अधिकारी ये सारे लोग हैं जो ये हमारे लोगों को नाजायज संघ की सरकार ईडी सीबीआई आए जो इनकम टैक्स का भय दिखा रहा है, वो उनके ये भय को नेस्तनाबूद करेंगे। इसी पैर के तले रौद देंगे सरदार चौधरी रामचंद्र वर्मा का वादा। अगर हम जेल जाएंगे, ये जेल में भी डालते हैं झूठे मुकदमों में, तो आप लोग ये श्रम शांति परिवर्तन यात्रा को रुकने न देना। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ आप लोगों को 2024 में आजाद करा देगा। ये नेता नगरी जाति नेता क्षेत्रीय नेता इनके बस की बात नहीं है। इसी अम्बेडकर नगर में 2009-10 का धान का बकाया 4 साधन समितियों पर है। यहाँ 3 मंत्री थे भाजपा के कार्यकाल में, अतहर जी भी मंत्री थे, 4 मंत्री, राम मूर्ति जी भी मंत्री हुए 2012 से। आज भी 5 विधायक हैं, लेकिन ये इनकी औकात नहीं है किसानों के धान की भुगतान का असेंबली में क्वेश्चन कर दे। ये सांसद बड़े बाबा है, पदयात्रा कर रहे हैं, इनसे किसानों को लेना देना नहीं है, इनको ये मजदूरों से लेना देना नहीं है। और ये जो कलेक्टर साहब है इनको भी मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है, दरबन झील साफ करा रहे हैं। 174 हमारे रामनगर ब्लॉक से उस गांव में गंदगी का क्या हाल होगा। सफाई कर्मी रख रहा है गांव के लिए, और उससे अरे गंगा साफ कराने वाले लोग, ये नदी साफ कराने वाले लोग, झील साफ कराने वाले, जिनका जिस क्षेत्र में कार्य का दायित्व सरकार ने सौंपा है, भारत का संविधान ने सौंपा है, उस काम के लिए होना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभी मैं अनुशासन में हूँ, अनुशासन भी तोड़ दूंगा अगर निवेदन है। ये जाति जनगणना आयोग थे, जाति जनगणना आयोग केंद्र से ओबीसी का जाति आधारित गिनती करा दो, उसका अधिकार है। और चुनाव आयोग, चूना लगाने वाले आयोग, ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, या 100% पर्ची निकलने वाली पर्ची का मिलान करके रिजल्ट घोषित करने का लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में कानून बनवा करके ये ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करो। नहीं तो फिर आप लोगों से ईवीएम मशीन टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। कितने लोग हैं, कितने लोग वोट का अधिकार बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान बाबा साहब ने 4 बच्चों को गवा करके वोट का अधिकार
अधिकार दिया, ये जालिम छीन रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बिमावल गांव पंचायत में मैं पहला ईवीएम मशीन तोड़ूंगा और हमारे किसान मोर्चा के नौजवान पूरे किसान भारत में तोड़ेंगे। आप लोगों ने हमारी बात धैर्यपूर्वक सुना और आप लोग सुबह से लेकर अभी तक सारे लोगों ने साथ सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पूरा क्रांतिकारी अभिवादन। जय मूल्यवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब इस सभा के समापन और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष माननीय ओपी रंजन जी को निवेदन करता हूं कि लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा के समापन की घोषणा करें।